चलिए दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जन सुविधाएँ के जितने भी प्रश्न हैं, उसको हम उत्तर करने जा रहे हैं। Oh my God. ठीक, तो ये जो भी प्रश्न है इसमें इस अ, इस चैप्टर से जो भी संबंधित प्रश्न हैं, उसको हम इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना? जिसमें पहला प्रश्न है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप यहाँ पे समझिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस की दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? इसका सही उत्तर होगा कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं, क्योंकि निजी कंपनियाँ केवल मुनाफ़ा कमाना चाहती है। जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो क्या करती है, वो सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाना चाहती है, लेकिन पानी की सप्लाई में ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं होता, है ना? ये कारण है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण इसलिए कम हैं। दूसरा है कि एक बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे महँगे दाम पर बेचना सही नहीं माना जाता है, ठीक है? अगर किसी निजी कंपनियाँ पानी देगी तो वो ज़्यादा पैसा लेगी, इसलिए ये भी एक कारण है कि यहाँ पे जलापूर्ति के कारण उदाहरण कम है, ये दूसरा कारण है। तीसरा है बोतल बंद पानी कुछ कंपनियाँ बेचती है, पर वह बहुत महँगा होता है और हर कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है? तीसरा है कि भारतीय संविधान का चौथा मतलब अनुच्छेद 21 में कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन के लिए पानी की सस्ती कीमत पर मिलना ज़रूरी है ना? चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो। और 5वां है कि अगर पानी की सप्लाई निजी कंपनियों को दी जाए, तो गरीब लोग पानी के बिना परेशान हो जाएँगे और सम्मान से जीना मुश्किल हो जाएगा। और छठा है कि इसलिए पानी की सप्लाई की ज़िम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, ताकि सभी लोग को कम खर्च में पानी मिल सके, ठीक है? और इन्हीं कारणों से जलापूर्ति की ज़िम्मेदारी जो है सरकार की होनी चाहिए, है ना? और इसलिए ये जो है उदाहरण है मतलब हमको लगता है कि यहाँ दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण इसलिए कम हैं क्योंकि ये सब कारण हैं, ठीक है? इसी की वजह से। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पे चेन्नई में तो पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं, ना? खर्चा करना है। तो यहाँ पे बात यही है कि यहाँ बोला गया है कि क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करना है यही। तो चेन्नई में सभी लोगों को पानी की सुविधा बराबर नहीं मिलती है। आपको पता ही है जैसे हम चैप्टर में पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। शहर में पानी की काफ़ी कमी रहती है। नगर निगम जो म्युनिसिपैलिटी है पूरे शहर की ज़रूरत का केवल आधा पानी ही दे पाता है, ठीक है? कुछ इलाकों में पानी ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ पानी का जमा करने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन दूर वाले इलाकों में बहुत कम पानी मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों को तो स्थिति भी खराब है। लो यहाँ वहाँ लोग उसके पशु दोनों को पानी ज़रूरत होती है। तो वहाँ के लोग को और पशु को दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन पानी के स्रोत हैंडपंप और तालाब निजी प्राइवेट हो गए हैं, इसलिए जिनके पास पैसे नहीं हैं वे पानी खरीद नहीं सकते, उन्हें परेशानी होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि पानी की व्यवस्था सरकार करे, ताकि हर कोई बराबरी से पानी पा सके और सम्मान के साथ जीवन जी सके। तो ये है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ा? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के रस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, किसान द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर कई तरह से बुरा असर पड़ा है। चेन्नई के आसपास के गांव जैसे मामदूर, पालूर और कारून झीनी से हजारों पानी टैंकर जो हैं हर दिन पानी लेकर शहर भेजते हैं और इस काम में लगभग 1300 से अधिक टैंकर लगे हुए हैं। जल व्यापारी किसानों को पहले से पैसे दे देते हैं ताकि वे अपने खेतों की जमीन से लगातार पानी निकाल सके। ऐसा होने से दो बड़े नुकसान भी होते हैं। पहला है कि खेतों के लिए जरूरी पानी कम हो जाता है जिससे खेती प्रभावित होती है। दूसरा है गांव वालों के लिए पीने का पानी भी कम पड़ने लगता है। लगातार पानी निकालने की वजह से इन इलाकों में पानी जो है भूजल स्तर बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है? और गाँव के लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे लोग नए बोरवेल खुदवा सकें। इसलिए उन्हें पानी पीने और खेती दोनों के लिए पानी भारी कमी झेलनी पड़ती है। यहाँ पे इसी दूसरा प्रश्न इसी में है कि क्या स्थानीय लोग इसका विरोध कर सकते हैं? तो स्थानीय लोग इस तरह की भूजल दोहन का विरोध तो करना चाहते हैं, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली नहीं हैं। उसके पास पैसे, साधन और कानूनी मदद नहीं होती है। वे जल व्यापारियों के खिलाफ अदालत जा
तक न जा सकें, है ना? मतलब वो ऐसा नहीं है उसके पास कि वो बहुत शक्तिशाली नहीं है कि वो अदालत जा सके उनके खिलाफ जो शक्तिशाली जो लोग व्यापारियाँ हैं उन लोग के प्रति, इसलिए वे केवल बोल सकते हैं लेकिन बड़ा कदम उठाना उसके लिए मुश्किल है। ठीक है? इसी में एक प्रश्न और था कि क्या सरकार कुछ कर सकती है? तो सरकार इस मामले में तभी कदम उठा सकती है जब कोई इस मामले को न्यायिक न्यायपालिका तक ले जाता है तब। किसान अपनी निज ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं, है ना? उसे बेचकर अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। तो वे किसी सरकारी पाइपलाइन या सार्वजनिक संस्थान का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए सरकार सीधे इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि ऐसा क्यों क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों के बजाय बड़े शहरों में ही है ना? ऐसा क्या कारण है कि जो निजी अस्पताल और निजी स्कूल है या है ये सब ग्रामीण कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहर में ही होते हैं, ऐसा क्यों कारण है? क्या कारण है? ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल शहरों में ही इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ मुनाफ़ा कमाने वाला व्यवसाय है। कि यहाँ इससे मुनाफ़ा लोग कमाते हैं इसलिए ये बड़े शहरों में होते हैं। बड़े शहरों में लोग अच्छी आय कमाते हैं और वे अपनी सेहत और बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, है ना? करने के लिए तैयार रहते हैं इसलिए निजी कंपनियाँ को शहर में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है? शहर में बिजली, पानी, अच्छी सड़कें, डॉक्टर, योग शिक्षक और दूसरी सुविधाएँ आसानी से मिल पाती है। इससे अस्पताल और स्कूल चलाना आसान हो जाता है। इसके विपरीत ग्रामीण इलाकों में और कस्बों में लोग उतना पैसा नहीं खर्च कर पाते और ज़रूरत की सुविधाएँ भी पूरी नहीं मिलती। इसलिए वहाँ निजी कंपनियाँ को ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं होता। इसी वजह से निजी अस्पताल और निजी जो स्कूल है, मुख्य रूप से बड़े शहरों में ही खुलते हैं। छठा प्रश्न सॉरी 5वां प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें, तो इसका सही उत्तर होगा कि हमारे देश में जन सुविधाएँ का वितरण न तो पर्याप्त है और न ही पूरी तरह निष्पक्ष है, मतलब सबको बराबर नहीं है। स्वास्थ्य, सफाई, बिजली, परिवहन, स्कूल और कॉलेज जैसी सुविधाएँ सभी एक समान उपलब्ध नहीं है, ठीक है? ये सुविधाएँ ज़्यादातर बड़े शहरों में, है ना, आसानी से मिलती है, जबकि छोटे कस्बों और खासकर गाँव में इसका भारी कमी रहती है, ठीक है? असमान वितरण का कारण है कि बड़े शहरों में लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर पाते हैं, इसलिए निजी कंपनियाँ वहाँ निवेश करती है। गाँव में लोगों की आर्थिक क्षमता कम होती है, इसलिए वहाँ जन सुविधाएँ तेज़ी से विकसित नहीं हो पाती। इसी वजह से बस सेवा से लेकर अस्पताल और स्कूल तक अधिकतर जन सुविधाएँ शहरों में ही केंद्रित रहती है, ये कारण है। उदाहरण जैसे देबू का एक नाम का ट्राइबल है, चाय के बागान में रहता है, जो शहर में बहुत दूर था। उसके माता-पिता वृद्ध हो गए थे और उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। बागान की छोटी डिस्पेंसरी में इलाज की सुविधा नहीं थी और ज़रूरी परीक्षण केवल बड़े शहर में अस्पताल में ही हो सकते थे। देबू को अपनी माँ को शहर ले जाने के लिए दिन में चलने वाली एकमात्र बस पकड़नी थी करती थी, वापसी में कोई बस नहीं मिलती थी, इसलिए उसे शहर से 3 दिन रुकना पड़ा। इसके इलाके में ना तो रेल थी, ना अच्छे डॉक्टर। उसके बच्चों के लिए आस-पास कोई भी स्कूल नहीं था। बाद में कंपनी ने देबू को तबादला कलकत्ता में कर दिया। वहाँ बड़े अस्पताल, दवाइयाँ, टेस्ट, बसें, शिक्षा, सरकारी स्कूल, सब सुविधाएँ आसानी से मिल रही थी। उसकी माँ मुफ्त या खर्च में इलाज करा सकती थी और बच्चे मुफ्त में शिक्षा पा सकते थे। तो इसका यही है, इस उदाहरण से साफ होता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी सुविधाएँ मुख्य रूप से बड़े शहरों में उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इन सुविधाओं की भारी भारी कमी झेलनी पड़ती है। इसलिए हमारे देश में यह जन सुविधाओं का वितरण असमान है और अन्यायपूर्ण है, ठीक है? छठा प्रश्न है कि अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें, क्या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? इस तालिका को भरें। तो ये हमने भर दिया तालिका को, आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, रोक करके, है ना? देख लेना है। तो अब है 7वां प्रश्न, 7वां कह रहा है कि क्या आपके इलाकों में सभी लोग उपयुक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएँ। तो विस्तार से हमने बताया कि जन सुविधाएँ सभी लोग समान रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिल्ली एक महानगर है और यहाँ बहुत सी जन सुविधाएँ उपलब्ध है। दूसरे शहरों में कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ सुविधाएँ अधिक है, लेकिन फिर भी यह सुविधाएँ सभी लोग समान रूप से इस्तेमाल नहीं करते। जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़कें हैं, है ना? सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल, ये सब अन्य सुविधाएँ हैं। तो यही है कि इस उदाहरण से साफ है कि दिल्ली में भी जन सुविधाएँ का लाभ सभी का समान रूप से नहीं मिलता। संपन्न लोग सुविधाओं का बेहतर उपयोग करते हैं, जबकि गरीब और पिछड़े इलाकों के लोग सीमित सुविधाओं पर निर्भर हैं।
और लास्ट है 8वां, अरे जनसंख्या के साथ-साथ और कौन से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं? अपनी शिक्षा के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम काम कब और किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है कि जनगणना और अन्य आंकड़े जनगणना के साथ-साथ कुछ अन्य आंकड़े भी इकट्ठे किए जाते हैं। इनमें से इनमें मुख्य रूप से जन सुविधाएँ से संबंधित आंकड़े हैं जैसे शामिल होते हैं, जैसे सड़कें, शौचालय, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, सरकारी अस्पताल, पानी आदि, ये सब के बारे में। जनगणना का कार्य कैसे और कब होता है, हमने बता दिया है। आप इसको पॉज़ करके पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसके लिए, है ना? तो इसको आप पॉज़ करके पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार जनगणना केवल लोगों की संख्या नहीं बताती, बल्कि उनके जीवन स्तर, उपलब्ध सुविधाएँ और समस्याओं के आंकड़े भी इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है? 9वां प्रश्न है कि हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ है कि सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा कीजिए। तो निजी जो है शिक्षा संस्थानों के बढ़ते हुए सरकारी शिक्षा पर असर जो है, निजी अस्पतालों का विस्तार है, शिक्षा का जीवन में महत्व है, विद्यार्थियों के लिए निवेश, ये सब शिक्षा का व्यापारिक रूप, है ना? यानी निजी शिक्षा संस्थानों का बढ़ना विद्यार्थियों को बेहतर अवसर और आधुनिक शिक्षा देता है, लेकिन इसका असर यह हुआ है कि सरकारी संस्थानों का महत्व कम हो रहा है और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा केवल खर्च करने वाले वर्ग तक सीमित हो रही है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 7 का सभी प्रश्नों का उत्तर। अब आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना? और आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। है ना? तो बस अभी इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बात चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को बताएँ, शेयर करें।